स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का भाग 3 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, इसके पिछले वाले भागों में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया था। साथ ही साथ इसके पिछले वाले भागों में मैंने विटिकर के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बात किया था। इससे पहला नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया था जगत मोनेरा, उसके बाद पढ़ा था आप लोगों ने जगत प्रोटिस्टा और उसके बाद पढ़ा था आप लोगों ने जगत फंजाई पढ़ा था। आज इसके दो जगत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके लक्षण के बारे में समझेंगे, क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैं लिख कर रखा हूं उसको आप लोग को पुनः मैं बता देना चाहता हूं, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जगत प्लांटी, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जगत एनिमिलिया और उसके बाद बात करेंगे नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और उसमें जंतु जगत, जैसे कि पिछले वाले भाग में मैंने आप लोग को 5 जगत वर्गीकरण का जो है ना फ्लो चार्ट था उसको भी आप लोग को मैंने समझाया था और बोला था कि इसको होमवर्क करके आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। तो कुछ ही विद्यार्थियों ने ही भेजा है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको भी आप लोग क्या करेंगे, पूर्ण करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला नंबर है आप लोग का जगत प्लांटी। तो जगत प्लांटी मतलब बात यहां से हो रहा है कि पादप जगत का बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, पादप जगत जैसे कि बात करते हैं आप सभी, है ना, जानते हो पादप जगत के जितने भी है ना पौधे जो समुदाय आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। और ये ना प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये क्या है, सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में भी बता दिया था अध्याय 6, है ना, उसको भी आप लोग देखिएगा। उसमें भी मैं आप लोगों को पादप और जंतु में भी है ना कोशिकाओं में अंतर ही बताया था। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके बारे में भी अंतर आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जगत प्लांटी। तो जगत प्लांटी जैसे कि बात किया मैंने पादप जगत, तो पादप जगत में जितने भी आते हैं समुदाय होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, बहुकोषीय होते हैं और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स होते हैं। अब उदाहरणतः बात करते हैं इसमें, जैसे कि है ना हम लोग जैसे आम बात कर लिया, हमने नीम बात कर लिया। ठीक है, ये सभी क्या है, बहुकोषीय है और यूकैरियोट्स जंतु है ना, पौधे हैं। आगे बात करते हैं इसमें जैसे कि, तो ये कैसे होते हैं, सभी कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो भोजन निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, इनका मदद करता है। ठीक है, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए यह स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें बात किया जाए तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, अर्थात इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने कहा कि ये कैसे होते हैं, बहुकोषीय होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये तो हो गया इन लोगों का क्या हो गया, लक्षण किसका, जगत प्लांटी का। ठीक है, और इसमें अगर बात करें, जैसे उदाहरण में बात करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग है ना आम हो गया, नीम हो गया, है ना, तुलसी हो गया, तो जितने भी पादप समुदाय के अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल बन जाएंगे, उदाहरण बन जाएंगे। तो बिल्कुल इसको आप लोग जो 3 भाग है उसको लक्षण को आप लोग लिख कर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। आप लोग को समझाया भी और इसको आप लोग कक्षा 6वीं से पढ़ते हुए भी आ रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ आ ही रहा होगा। चलिए दूसरा बात करते हैं इसमें जगत एनिमिलिया। तो जगत एनिमिलिया बात करते हैं, नाम स्पष्ट हो रहा है, जगत में एनिमिलिया मतलब पूरा एनिमल मतलब जंतु समुदाय का ही बात हो रहा है इसमें। तो इस समुदाय के जितने भी, इस जगत के जितने भी है ना प्राणी हैं वो सभी कैसे होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये स्वपोषी नहीं होते। कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, मतलब भोजन ये स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें बात कर सकते हैं, तो अगर इसमें तो हरित लवक नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। और बात करेंगे तो इनमें कोशिका भित्ति जो है उसका क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनमें क्या होते हैं, अलग से चलन अंग पाए जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इनमें पंखों की उपस्थिति होती है, बालों की उपस्थिति होती है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिल सकता है पादप और जंतु जगत में। अगर हम विभिन्नता पैदा करना चाहे तो दोनों में क्या कर सकते हैं, विभिन्नता पैदा कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जो हम जगत एनिमिलिया अगर बात करेंगे तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि इसमें तो अभाव है तो बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है, तो किसी चीज का बना ही नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो पादप जगत में क्या पाया जाता है, पादप जगत में जो हरित लवक है अर्थात वह कैसा होता है, स्वपोषी होता है। लेकिन जंतु जगत में बात करेंगे तो उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, वो कैसा होता है, विषमपोषी होता है, अर्थात दूसरे के ऊपर क्या होता है, वह आश्रित होता है अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जंतु जगत जो होता है उसमें अलग से भोजन ग्रहण करने के लिए अलग से क्या पाया जाता है, उसमें उपांग पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। कौन,
जंतु जगत, अर्थात हम बात करेंगे एनिमिलिया का, जगत एनिमिलिया में। ठीक है, तो उसमें जैसे उदाहरणता बात करते हैं हम लोग, तो उसमें आ जाता है शेर, भालू, चीता, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जितने भी हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जगत एनिमिलिया के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बिल्कुल इसको भी आप लोग जो 3 लक्षण कोई भी उठाइएगा और इसको आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं इसमें, जैसे कि अगर हम जंतु जगत के बारे में बात करते हैं, तो जंतु जगत को भी क्या कर दिया था, उसको विभिन्नित कर दिया गया है, उसको भी अलग अलग भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत कर दिया गया है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को 5 जगत वर्गीकरण बताया था, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत है ना लास्ट एनिमिलिया, तो आप लोगों को मैंने उसको वर्गीकरण करके बताया था। उसी प्रकार से जो जगत प्लांटी है उसको भी क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है पुष्पी पौधों के आधार पर। ठीक है, बीज आवरण रहित और बीज आवरण सहित। तो बीज आवरण रहित वाला जैसे कि बात करते हैं तो उसमें जिम्नोस्पर्म आ जाता है। कौन आ जाता है, जिम्नोस्पर्म, अर्थात उसके अंतर्गत जो भाग है वो साइकस का। ठीक है, उसके फिर बात करते हैं यहाँ पर जो बीज आवरण सहित, तो बीज आवरण सहित में आ जाता है आप लोग का एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है द्विबीजपत्री और पहला है एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, तो एक बीजपत्री जैसे कि बात करेंगे आप लोग का धान हो गया, है ना, गेहूं हो गया, सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री बात करेंगे तो मटर, चना, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आप लोगों का द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। फ्लो चार्ट आपके बुक में है, बिल्कुल इसको निकालिएगा, पुष्पीय पौधे का वर्गीकरण, है ना, जो आप लोग जगत प्लांटी पढ़ेंगे उसके जस्ट सामने ही दिया गया, बिल्कुल इसको निकालेंगे आप लोग मुझे और क्या करेंगे, बनाकर भेजेंगे। ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को बोलकर समझा भी दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखा है पुष्पी पौधे। तो पुष्पी पौधे को है ना 2 भागों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। पहला बीज आवरण रहित, तो बीज आवरण रहित मतलब उसमें बीज आवरण नहीं पाया जा रहा है, मतलब जो बीज का आवरण होता है, जो ढकता है बीज को, आवरण कवच बनाता है, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। और दूसरा था बीज आवरण सहित। ठीक है, अब बीज आवरण रहित में अगर हम लोग बात करते हैं उसके अंतर्गत जितने भी जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म में वो उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उदाहरण तक ले लेते हैं साइकस, उसमें बीज आवरण नहीं पाया जाता, वो बीज जो होता है खुला होता है, उसमें बीज आवरण नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इसमें बीज आवरण सहित में, तो बीज आवरण सहित में कौन आता है, एंजियोस्पर्म आता है। तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मतलब जिस पौधे में एक बीजपत्र है उसे एक बीजपत्री, और जिसमें द्विबीजपत्र है उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 बीज उपस्थित है या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक बीजपत्री जैसे कि बात करते हैं तो वहां पर आप लोग आता है धान, गेहूं, देखे होगे उसके बीज पत्र खोलते हो आपको एक ही भाग मिलेगा, है ना। एक ठो अगर निकालते हो तो उसमें धान में अगर निकालते हो तो उसमें चावल जो है बीज वो मिलता ही है आपको, एक ही मिलता है, एक के साथ बहुत सारे नहीं रहते। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री में तो आपको मटर देखे होगे, छीले होगे, मटर में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। चना को देखे होगे, चना भी 1-2 ऐसा रहता है, तो ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है पुष्पी पौधों का वर्गीकरण। उसी प्रकार से जंतु जगत का भी क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और ये आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जो बोर्ड पर बना हुआ है। ठीक है, तो जंतु जगत का वर्गीकरण, जैसे कि इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला रीढ़ की हड्डी उपस्थित, है ना, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर और रीढ़ की हड्डी की अनुपस्थिति के आधार पर। तो रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर, है ना, पहले तो रीढ़ की हड्डी की अनुपस्थिति जैसे बात करते हैं, केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, जोक हो गया, है ना, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। रीढ़ की हड्डी में उपस्थित है, ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, इनको लेकिन 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांटा गया। पहला था त्वचा पर बाल उपस्थित है और त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते। तो त्वचा पर, रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन अब त्वचा पर बाल है और नहीं है, उसके आधार पर क्या कर दिया गया, उसको 2 भागों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, अब त्वचा पर बाल उपस्थित है तो उसमें आ जाते हैं स्तनधारी। स्तनधारी के अंतर्गत जैसे कि बात करूंगा, मनुष्य है, शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, भालू है, ये सभी जो रीढ़ की हड्डी तो उपस्थित है लेकिन उसके त्वचा पर क्या पाए जा रहे हैं, बाल पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से, है ना, रीढ़ की हड्डी तो उपस्थित है लेकिन त्वचा पर बाल नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर मत्स्य और उभयचर और सरीसृप बात करते हैं, तो मत्स्य आप लोग देखे होंगे, मछली का वर्ग देखे होंगे, उसमें त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते। उभयचर जंतु जैसे कि बात करते हैं आप लोग का मेढक देखे होंगे, उसमें त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता। सरीसृप मतलब सांप का बात करूंगा, उसे भी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते। उनमें रीढ़ की हड्डी तो उपस्थित है लेकिन त्वचा पर बाल उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये तो यहीं पर क्लोज हो गया। अब बात करते हैं त्वचा पर बाल उपस्थित नहीं है, उसके आधार पर हमने मत्स्य, उभयचर, सरीसृप को बांटा। अब इस पर हमने एग्जाम्पल लिया, मत्स्य लिया, उभयचर लिया और सरीसृप लिया। अब इसमें शरीर पर पंख और शरीर पर पंख नहीं पाया जाना, तो शरीर पर पंख की उपस्थिति के आधार पर पक्षी और शरीर पर पंख नहीं है उसके आधार पर अलग बांट दिया गया। तो शरीर पर पंख है उसके आधार पर पक्षी, जैसे कि मैना, है ना, तोता, कौवा, है ना,
आप लोग बहुत सारे पक्षी देखते हो, तो ये पंखों की उपस्थिति के आधार पर उसको बांट दिया गया। अब शरीर पर पंख नहीं पाया तो उसके आधार पर मत्स्य हो गया और उभयचर हो गया, है ना। शरीर पर पंख नहीं पाया जाता तो उसके आधार पर कौन हो गया, मत्स्य हो गया और उभयचर जंतु हो गए। अब शरीर पर पंख की उपस्थिति के आधार पर इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया। एक था त्वचा नम युक्त है और दूसरा त्वचा नम युक्त नहीं है। तो त्वचा जिनका नम युक्त है उनको अलग बांट दिया गया, मत्स्य और उभयचर को अलग रख दिया गया, और जिनका त्वचा नम युक्त नहीं था उनको अलग बांट दिया गया, जैसे कि सरीसृप, छिपकली और कछुआ। ठीक है, अब नम युक्त त्वचा जो था उसको दो भागों में बांटा गया। पहला शरीर पर सल्क की उपस्थिति और शरीर पर सल्क की उपस्थिति नहीं। तो शरीर पर सल्क की उपस्थिति जैसे कि उदाहरणतः बात कर सकते हैं आप लोग का मछली हो गया, तो मत्स्य ग्रुप जैसे कि बात करते हैं, मछली में देखो कि सल्क निकलता है, आप लोग ऐसे से निकालते हो तो उसमें स्कल निकलता है अलग से। ठीक है, लेकिन शरीर पर सल्क नहीं पाया तो उभयचर और मेढक और टोड उनमें सल्क नहीं निकलती ऊपर से। तो इस प्रकार से जंतु जगत को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। वापस समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब हम जंतु जगत को देखें तो उसके रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है, जैसे कि बात करते हैं इसमें, है ना, आप लोग का केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, जोंक हो गया, इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होता। अब रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति अगर जब बात करते हैं तो इनको दो भागों में बांट दिया गया। रीढ़ की हड्डी की उपस्थित बहुत सारे जंतु हैं, है ना, जैसे कि अगर मनुष्य से लेकर अगर मैं, है ना, अगर बात करूंगा, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, सर्प हो गया, सब में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है। मछली की बात करूंगा उनमें भी रीढ़ की हड्डी उपस्थित है। ठीक है, तो इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित है, लेकिन अब उसको किसके आधार पर बांट देगा, दो भागों में बांट देगा। पहला, त्वचा पर बाल उपस्थित है और त्वचा पर बाल अनुपस्थित है। तो त्वचा पर बाल उपस्थित है उनको अलग बांट देगा, और त्वचा पर बाल उपस्थित नहीं है उनको अलग बांट दिया गया। तो त्वचा पर बाल उपस्थित है, स्तनधारी मनुष्य, शेर, भालू, चीता, है ना, बिल्ली, कुत्ता, सब आ गया उसके अंतर्गत। लेकिन त्वचा पर बाल नहीं पाया तो उसके अंतर्गत कौन कौन आ गया, आप लोग का मत्स्य वर्ग आ गया, उभयचर आ गया और सरीसृप आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, त्वचा पर बाल नहीं था, उसमें मत्स्य, उभयचर और सरीसृप को लिए। अब उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक शरीर पर पंख की उपस्थिति और शरीर पर पंख की अनुपस्थिति। तो शरीर पर पंख की उपस्थिति कौन है, पक्षी। ठीक है, पक्षी है, उसमें तोता है, मैना है, कौवा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, आप लोग के पंख की उपस्थिति। और शरीर पर पंख की उपस्थिति नहीं, तो जैसे बात कर सकते हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब पंख की उपस्थिति के आधार पर इसको फिर से दो भागों में बांट देगा। पहला, त्वचा नम युक्त है और त्वचा नम युक्त नहीं है। तो त्वचा जिनका नम युक्त है उसको अलग रख दिया गया। तो जैसे कि बात करते हैं उसमें आप लोग का मत्स्य और उभयचर आ गया, और उधर जितने भी आप लोग का नाम युक्त था, सरीसृप, छिपकली और कछुआ आ गया। छिपकली का त्वचा नाम युक्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर त्वचा नाम युक्त है, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांट देगा, शरीर पर सल्क और शरीर पर सल्क नहीं पाया जाता। तो शरीर पर सल्क है मत्स्य में, और उसके फिर बाकी जो बच गए, उभयचर, मेढक, टोड बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। ये जंतु जगत का वर्गीकरण है। ठीक है, 6 नंबर का पूछा जाता है इसको, केवल फ्लो चार्ट बनाइए और इसको आप लोग क्या करेंगे, बनाकर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, तो लाइन से आप लोग को होमवर्क भी देते जा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग इसको रफ कॉपी बनाओ और बनाकर क्या करना, मुझे भेजते जाना। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं इसमें नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। अब उदाहरणतः बात कर सकते हैं कि हमारे इस संसार में बहुत सारे, है ना, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, सभी को नामकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपको अपने घर में आपके नाम से पुकारा जाता है, आपके मित्रगण आपको अलग नाम से पुकारते हैं, तो नामकरण का आवश्यकता न जो है वो सभी के लिए जरूरी है। अगर हम नाम नहीं देंगे तो व्यक्ति किसी भी नाम से पुकार सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग का नामकरण हुआ है, आप लोग का नाम दिया गया है, जिसके कारण से आपको आपके नाम से पुकारा जाता है और आप सुन लेते हो और पलट कर उसको क्या कर देते हो, उत्तर का रिप्लाई देते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी जीव जंतु जो संसार में है उनका नामकरण करना आवश्यक था। ठीक है, अगर हम नामकरण की आवश्यकता नहीं करते, नहीं किया जाता वैज्ञानिक रूप से, तो उन्हें पहचानने में, उन्हें समझने में हमें क्या हो जाता, असुविधा हो जाता। इसलिए उसका नामकरण किया गया है। जैसे कि उदाहरणतः बात कर सकते हैं कि अगर हम आलू का बात करते हैं, तो आलू को आप लोग जानते हो, हम लोग हिंदी में उसको आलू कह देते हैं। ठीक है, अगर उसी को हम लोग, है ना, अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो पोटैटो कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसी और दूसरे भाषा में बात करें तो अन्य अन्य भाषाओं में अन्य अन्य रूपों से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो अन्य अन्य भागों में, अन्य अन्य बोली भाषाओं में, है ना, राज्यों में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, जिससे उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं चला जाता हूँ कहाँ, दूसरे राज्य में चला जाता हूँ और आलू को दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, तो मैं बोलूंगा आलू देना करके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और बोलेगा अरे भैया हमारे यहाँ तो इस भाषा में बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से क्या करता है, पुकारा जाता है, जिससे समझने में हमें क्या हो जाएगी, असुविधा हो जाएगी। तो उस असुविधा को देखते हुए वैज्ञानिक लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने नामकरण की जो पद्धति थी उसको अपनाते हुए, है ना, जीवों के नामों को वर्गीकरण किया।
ठीक है। और एक था उसका वंश और दूसरा था जाति। दो भागों में क्या कर दिया उसने, विभक्त कर दिया, जिसे द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति, मतलब दो भागों में, दो नामों में क्या कर दिया, उसको वर्गीकृत कर दिया, पहला वंश का और दूसरा जाति का। ठीक है। इसमें होता क्या है कि पहला भाग किसका होता है, वंश का, और दूसरा भाग किसका होता है, जाति का होता है। यहाँ वंश का जो भाग होता है उसके पहले अक्षर को, ठीक है, जो पहला जो शब्द हम लोग लिखते हैं, है ना, पहला जो शब्द लिखते हैं उसके पहला अक्षर को हम लोग किसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जो जाति का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा अभी आप लोगों को, है ना, अगर हम लोग वंश और जाति दोनों को लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन जो वंश रहता है उसका पहला अक्षर जो होता है वह बस क्या होता है, कैपिटल होता है। बाकी कैसे होते हैं, है ना, बाकी कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। लेकिन हम जब भी उसको लिखते हैं तो अंग्रेजी के, है ना, अक्षर में लिखते हैं, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग तिरछा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं। लेकिन अगर हम सीधा सीधा लिख रहे हैं तो उसके नीचे हमको अंडरलाइन देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, द्विनामकरण पद्धति के। जैसे उदाहरणतः बात कर सकते हैं हम लोग मेंढक। मेंढक का अगर बात करते हैं तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना है। क्या है, राना टिग्रिना। ठीक है। तो हमने लिखा पहला पहला लेटर लिखा राना, तो आर जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसके बाद ए छोटा, एन छोटा, ए छोटा, राना हो गया, ये वंश हो गया। अब जाति क्या है इसका, टिग्रीना, तो टी बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, टिग्रीना। ठीक है, टिग्रीना, सभी छोटा रहेगा उसके बाद ये। तो इस प्रकार से, है ना, नामकरण की आवश्यकता पड़ी और नामकरण दिया गया, और नामकरण करने के बाद में उस जीवों को पूरा संसार में केवल उसी नाम से ही जाना गया। ठीक है। अब मेढक जैसे बात करते हैं, जैसे किसी समझ नहीं आ रहा, अगर आप राना टिग्रीना बोलोगे, मेढक को हो सकता है दूसरे दूसरे राज्यों में, भाषाओं में, बोली में अलग अलग बोला जाता है। हम तो यहाँ मेढक भी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी मेचका भी बोल देते हैं। ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ी मेचका भी बोल देते हैं, मेढक भी बोल देते हैं, तो मेढक हिंदी नाम हो गया, छत्तीसगढ़ी मेचका बोल दिए। ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नाम उसका है। ठीक है। अंग्रेजी में बोला तो फ्रॉग बोला जाता है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है ना, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं जिसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसको जीवों को पहचानने में हमको क्या हो जाएगी, असुविधा हो जाएगी। इसीलिए उनका नामकरण करना बहुत जरूरी था, और नामकरण किया गया। और नामकरण करने के बाद में जीवों को केवल एक ही नाम से जाना जाता है, उसके वंश और जाति के आधार पर। ठीक है। अब जैसे कहीं भी गया हो, बोल दिया राना टिग्रीना, तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे वो संसार में उसको जान ही जाएगा कि राना टिग्रीना किसको बोला जाता है, मेंढक को बोला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, जो वैज्ञानिक, जो हम इसको क्या बोलते हैं, बायो, है ना, वैज्ञानिक नामकरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नामकरण बोलते हैं, यही इसका है। ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो आज जितना भी है मैंने आज आप लोग को समझाया है। जहां समझ नहीं आया है वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड कीजिएगा, और रिवर्स फॉरवर्ड करने के बाद में आप लोग इसे क्या करेंगे, अच्छे से और समझेंगे। और ये अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है ना। आप लोग होमवर्क करके भेजेंगे और भेजते जाएंगे, और मैं आप लोगों को क्या करते जाऊंगा, प्रश्न उत्तर जो था इसका अध्याय का है उसको आप लोग को मैं पीडीएफ के माध्यम से क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।